जादुई बीज। एक गांव में नरेंद्र नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति वही था। सभी गांव वाले उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। नरेंद्र को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नरेंद्र अपने काम को बहुत लगन और ईमानदारी से करता था, इसीलिए उसके पास आज इतने पैसे थे। पूरे गांव में नरेंद्र ही ऐसा व्यक्ति था जो ईंटों को बनाया करता था और उसे शहर ले जाकर बेचा करता था। नरेंद्र गांव के ही कुछ लोगों को अपने साथ काम पर भी रखा हुआ था। नरेंद्र के अंदर बस एक कमी थी कि वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, इसीलिए हिसाब करने का काम करने के लिए नरेंद्र ने एक व्यक्ति को रखा हुआ था जिसका नाम रघु था। रघु ईमानदारी से नरेंद्र के साथ काम किया करता था, लेकिन रघु अपनी तनख्वाह से खुश नहीं था। वो चाहता था कि नरेंद्र उसकी तनख्वाह बढ़ा दे, लेकिन नरेंद्र को उसकी तनख्वाह वाजिब लगती थी, इसीलिए नरेंद्र उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा था। एक दिन नरेंद्र रघु के पास आया और बोला, रघु, मुझे किसी काम से आज रात ही शहर जाने के लिए निकलना होगा। तुम काम खत्म करके जल्दी ही अपने घर चले जाना। रघु कहता है, जी ठीक है मालिक। नरेंद्र शहर जाने के लिए निकल गया। गांव के कुछ लोग नरेंद्र से बहुत जलते थे। वो खुद भी नरेंद्र जितना अमीर आदमी बनना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने योजना बनाई कि कुछ ऐसा किया जाए कि नरेंद्र के सारे धन उनके हो जाए। रघु जैसे ही अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए निकला, तभी रघु के पास दो लोग आए। रघु उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन? क्या आप ईंट का ऑर्डर देने आए हैं? उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई बैठो बैठो, तुम भी क्या ऑर्डर की बात करते हो? कुछ अपने फायदे की बात करो या सिर्फ मालिक का फायदा करते रहोगे? इतना कहकर दोनों हंसने लगे। तभी रघु उन लोगों से पूछा, जी ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, देख भाई, क्या तू भी अपने मालिक जैसा अमीर व्यक्ति बनना चाहता है? रघु कहता है, हाँ, लेकिन वो कैसे? उस व्यक्ति कहता है, मैं बताता हूँ कैसे। ये तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मालिक को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। तुम्हें अपने मालिक से उनकी सारी संपत्ति पर दस्तखत करवानी है। बस उसके बाद हम तीन आपस में सारे धन बांट लेंगे। बोलो क्या कहते हो? रघु को ये योजना पसंद आ गई। रघु कहता है, हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही ये काम पूरा कर दूंगा। कुछ दिन बीत गए। नरेंद्र शहर से अपना काम खत्म करके वापस गांव आ गया। रघु ने सभी कागज बना लिए। वो नरेंद्र के पास आया और बोला, मालिक, ये देखिए, इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए। नरेंद्र कहता है, अरे ये कैसे कागज है? इसमें क्या लिखा है? रघु कहता है, मालिक, कुछ दिन पहले ही हमें ये ऑर्डर मिला है। इसमें लिखा है, अगले महीने तक हम उन्हें उनका ऑर्डर भिजवा देंगे। वो चाहते हैं कि हम हस्ताक्षर करके उन्हें कागज दें ताकि उनका सामान पहुंचने में ज्यादा देरी ना हो। नरेंद्र कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, लाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, उन्हें समय पर ऑर्डर मिल जाए। रघु कहता है, जी बिल्कुल। नरेंद्र ने सभी कागजों पर दस्तखत कर दी। रघु ये देखकर बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन रघु और बाकी के दो लोग नरेंद्र के घर आए। रघु कहता है, चलिए जल्दी जल्दी घर खाली कीजिए। नरेंद्र गुस्से में कहता है, रघु, ये क्या बोल रहा है तू? रघु कहता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। कल आपने जिन कागजों पर दस्तखत किए थे
वे सभी आपके संपत्ति के कागजात थे। चलिए निकलिए यहां से। नरेंद्र कहता है, क्या मतलब तूने मेरे साथ धोखा किया? तीनों ने मिलकर नरेंद्र के सारे सामान को बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ नरेंद्र को भी घर से बाहर कर दिया। तीनों ने आपस में सारे पैसे बांट लिए और ऐशो आराम से जीने लगे। नरेंद्र बेचारा गांव में एक वक्त का खाना खाने के लिए तरसता था। दिन प्रतिदिन वो भी गरीब होता चला गया। अब तो गांव में भी कोई उससे अच्छे से बात नहीं करते थे। जब नरेंद्र किसी से खाना मांगने के लिए जाता तो सभी उसे डांट फटकार भगा देते। उन तीनों ने मिलकर नरेंद्र की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कई कई दिनों तक नरेंद्र भूखा ही रह जाया करता था। एक दिन नरेंद्र एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। नरेंद्र कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसीलिए बहुत कमजोर हो गया था। बूढ़े व्यक्ति को नरेंद्र के ऊपर दया आ गई। वो बूढ़ा व्यक्ति नरेंद्र से बोला, अरे बेटा उठो, मेरी बात सुनो। आवाज सुनकर नरेंद्र उठ गया और बोला, हाँ बोलिए, क्या बात है? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे बेटा, इस बीज को ले लो और इसे कहीं सुनसान और खाली जगह पर बो देना, जहां कोई आता जाता ना हो। नरेंद्र कहता है, अब क्या? लेकिन ये काम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं खुद ही कई दिनों से भूखा हूं, चला भी नहीं जा रहा है। ये काम आप किसी और को दे दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने अपने झोले में से कुछ खाने का सामान निकाला और नरेंद्र को देते हुए कहा, अच्छा बेटा, भूखे हो तो ये लो, खाना खा लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ तुम ही इस बीज को लगाओ। नरेंद्र कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं पहले खाना खा लेता हूं। नरेंद्र खाना खाने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति अब नरेंद्र के पास से जा चुका था। खाना खाने के बाद नरेंद्र ने सोचा कि वो बूढ़ा व्यक्ति कितना अच्छा था। उसने मुझे खाने के लिए खाना दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसके दिए काम को जल्द ही जल्द पूरा कर दूं। नरेंद्र गांव में घूमने लगा और ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां बिल्कुल शांति हो और कोई आता जाता भी ना हो। तभी नरेंद्र की नजर एक गहरी नदी पर पड़ी। वो नदी बहुत गहरी थी, इसीलिए उस नदी तक कोई आता जाता नहीं था। वहां डूबने का खतरा रहता था। नरेंद्र उसी नदी के किनारे आया और बोला, अब यही सही जगह है, मुझे यहीं इस बीज को लगा देना चाहिए। नरेंद्र ने मिट्टी खोदी और वहीं उस बीज को रोप दिया और वहां से चला गया। कुछ महीने गुजर गए। फिर नरेंद्र को उस बीज की याद आई। वो सोचा, अब तक तो उस बीज से पौधा निकल गया होगा, क्यों ना एक बार जाकर देख लूं। यही सोचता हुआ नरेंद्र वहीं आया जहां उसने बीज रोपा था। नरेंद्र वहां आकर हैरान रह गया। वो बीज एक बड़ा और विशाल पेड़ में बदल चुका था। नरेंद्र कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? कुछ ही महीनों में छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? नरेंद्र पेड़ के पास आया। तभी पेड़ नरेंद्र से बोला, कैसे हो? नरेंद्र पेड़ की आवाज सुनकर डर गया और बोला, क्या ये पेड़ बोलता भी है? पेड़ कहता है, हाँ हाँ नरेंद्र, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूं। जिस बीज को तुमने रोपा था वो जादुई बीज था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। तुमने मुझे यहाँ लगाया है, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। कहो, तुम क्या चाहते हो?
नरेंद्र कहता है, क्या सच में तुम मेरी सारी इच्छा पूरी करोगे? ठीक है, फिर मेरे बदन पर इन फटे पुराने कपड़े के बदले नए और अच्छे कपड़े ला दो। पेड़ बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। तुरंत नरेंद्र के वदन पर नए और अच्छे कपड़े आ गए। नरेंद्र कहता है, मैं बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा हूँ। सभी ने मेरे सारे पैसे और दौलत मुझसे हड़प लिया है और ये सब सिर्फ मेरी मूर्खता के कारण हुआ। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसीलिए। पेड़ कहता है, मैं जानता हूँ कैसे उन तीनों ने मिलकर तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पिछले जन्म में तुम बहुत पढ़े लिखे, विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति थे। मैं तुम्हारी उन्हीं गुणों को तुम्हें देता हूँ। नरेंद्र को अपने अंदर कुछ बदलाव सा लगने लगा। पेड़ कहता है, ये लो नरेंद्र, मैं तुम्हें इतना धन और सोने के आभूषण देता हूँ जिससे तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम उन तीनों से भी ज्यादा अमीर आदमी बन जाओगे। नरेंद्र पेड़ की मदद से धीरे धीरे अपने खोए हुए सारे चीजों को पा लिया। अपना नया धंधा शुरू किया जिससे वो फिर से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उन तीनों व्यक्ति में आपस में धन को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा हो चुका था। इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से उन तीनों ने जितने भी चीज नरेंद्र से हड़पे थे, सारे चीज गवा दिए। एक दिन नरेंद्र जब पेड़ के पास आया तो उसने देखा पेड़ बिल्कुल मुरझा और सूख सा गया था। नरेंद्र पेड़ से बातें करता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उदास होकर नरेंद्र वहां से चला गया। तभी अचानक एक दिन नरेंद्र को वो बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिन्होंने नरेंद्र को वो बीज दिया था। नरेंद्र उनको रोकते हुए उनसे कहा, बाबा, आपने जो जादुई बीज दिया था उससे एक बहुत ही बड़ा और विशाल पेड़ उगा था। उस पेड़ ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन वो अब मुरझा गया है, मुझसे बात भी नहीं करता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटा, जिस काम के लिए उस पेड़ को लगाया गया था वो पूरा हो गया, इसीलिए वो पेड़ मुरझा गया। तुम्हें सब कुछ वापस मिल गया, बस यही उसका काम था। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। नरेंद्र ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद बोला और वापस से पहले की तरह अपने काम में लग गया। जादुई मोती। एक गांव में विष्णु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर रोज जमींदार की खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु को खेत पर जाकर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के कारण वो ना चाहते हुए भी खेत पर काम करने जाया करता था। विष्णु चाहता था कि वो अपना कोई धंधा शुरू करे, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो बस सोचता ही रह जाया करता था। विष्णु जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। तभी जमींदार वहां आया और बोला, विष्णु, बस आज तक ही तुम्हें इस खेत पर काम करना है, फिर कल से तुम्हें कहीं और जाकर काम करना है। मालिक, ऐसा मत बोलिए। अब एक दिन में मैं नया काम कहां से ढूंढूंगा? अरे मूर्ख, मैं कह रहा हूं कल से तुम्हें हमारी दूसरी खेत पर काम करने जाना होगा। यहीं से थोड़ी ही दूर पर दूसरा खेत है। अच्छा मालिक, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं कल से ही वहां काम शुरू कर दूंगा। कल होते ही जमींदार विष्णु को उसकी दूसरी खेत तक ले गया। ये देखो, यहीं तुम्हें काम करना है। जितना जल्दी पूरी जमीन की खुदाई कर दोगे उतना अच्छा होगा। मुझे यहाँ जल्द से जल्द फसल के बीज लगवाने हैं, इसीलिए तुम काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम सारा काम जल्दी पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। जी मालिक,
मैं सब कुछ एकदम समय पर करके दिखाऊंगा। विष्णु जमीन की खुदाई करने में लग जाता है। खुदाई करते करते उसे मिट्टी में से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे, मिट्टी में क्या चीज चमक रही है? जरा देखूं तो। विष्णु उसे अपने हाथ में उठाता है। हे भगवान, चमत्कार हो गया! ये तो मोती जैसा लग रहा है। विष्णु ने उसे अपने पास ही रख लिया और जल्दी जल्दी काम खत्म करके वो मोती लेकर गांव के ही एक सोनार के पास पहुंचा। विष्णु सोनार से बोला, ये देखिए, मुझे क्या मिला है। ये देखने में तो मोती लग रहा है। आप ही देखकर बताइए, ये असली मोती है या नकली? सोनार ने बहुत बारीकी से मोती को जांचा, फिर बोला, हाँ भाई विष्णु, ये तो सच का मोती है, पर तुझे कहाँ से मिला? क्या सच में ये असली मोती है? इतना कहकर वो खुशी खुशी मोती लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। विष्णु की पत्नी आती है। क्या हो गया है जो आप इतना चिल्ला रहे हो? कोई हीरा मोती मिल गया है क्या? वाह, एकदम सही। ये देखो, मुझे एक मोती ही मिला है। क्या सच में? दिखाइए मुझे, कहाँ से मिला आपको ये मोती? विष्णु ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। सारी बातें सुनने के बाद, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप जरा ये सोचिए, अगर उस खेत में से एक मोती मिली है, इसका मतलब वहाँ और भी मोती होगी। आप कल पूरी खेत की खुदाई कर डालिए, जरूर उस जमींदार ने बहुत मोती वहाँ छुपा रखी होगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कही। कल ही मैं पूरी खेत की खुदाई कर दूंगा। कल होते ही विष्णु समय से पहले ही खेत पर पहुंच गया और खेत की खुदाई करना शुरू कर दिया। इस बार वो सारे मिट्टियों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं उसे और मोतियां मिल जाएं। विष्णु ने पूरी खेत खोद डाली, लेकिन उसे और मोतियां नहीं मिली। तभी वहां जमींदार आया। जमींदार को देख विष्णु सतर्क हो गया। उसने काम करना छोड़ दिया। जमींदार विष्णु की ओर ही आ रहा था। विष्णु जमींदार को देखकर बहुत डर गया। मालिक, मैं तो बस। वाह विष्णु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तुमसे इस खेत की खुदाई जल्दी करने को कहा था। तुमने तो बस 2 दिन में ही पूरी खेत खोद डाली। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इस काम के बदले ज्यादा पैसा दूंगा। विष्णु ये बात सुनकर खुश हो गया। वो मन ही मन सोचा, मुझे तो लग रहा था मालिक मुझे बहुत डांटने वाले हैं। इन्होंने तो मुझे इतनी अच्छी बात कह दी। मालिक, मैंने आपकी बातों को हमेशा महत्व दिया है और आप कहेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा क्या? शाबाश, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर विष्णु खुशी खुशी घर आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये सब तो ठीक है, मगर आपको और मोतियां नहीं मिली? फिर विष्णु कहता है, नहीं, मैंने बहुत अच्छे से मिट्टियों में मोती खोजी, लेकिन और मोतियां नहीं मिली। एक काम करो, तुम उस मोती को लेकर आओ। मैं बहुत समय से अपना धंधा शुरू करना चाहता था। उसे बेचकर मैं कोई धंधा शुरू कर दूंगा। विष्णु की पत्नी उस मोती को लेकर आई। विष्णु उस मोती को देखकर बोला, अरे ये मोती तो बहुत छोटी थी, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, कल तो ये छोटा सा था, आज बड़ा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मोती है। एक दिन में इतना बड़ा हो गया तो कुछ और दिन रुक जाओ, ये और भी बड़ा हो जाएगा। तब जाकर मैं इसे बेचूंगा ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। विष्णु की पत्नी ने उस मोती को वापस से ले जाकर रख दिया। अगले दिन विष्णु और विष्णु की पत्नी ने उस मोती को देखा। वो मोती
बहुत बड़ा हो गया था और अचानक वो और भी बड़ा होने लगा। विष्णु और विष्णु की पत्नी ये देखकर बहुत हैरान रह गए। मोती बड़ा होता ही जा रहा था। अब विष्णु उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने और उसकी पत्नी ने उसे धक्का लगाकर घर से बाहर कर दिया। अब वो मोती गांव के बीचों बीच आ गया था। गांव के सारे लोग उस मोती को देखने लगे। लगातार वो मोती बड़ा ही होता जा रहा था। सारे गांव वाले उस मोती पर अपना अधिकार जमाने लगे। विष्णु और उसकी पत्नी ने कहा, ये मोती उन लोगों का है। यह सुनकर बाकी सब कहने लगे कि ये उनका मोती है। इधर मोती बहुत विशाल मोती बन चुका था। सारे गांव वाले मोती को लेकर आपस में लड़ रहे थे। तभी उस मोती में से कड़कड़ आवाज आने लगी। विष्णु कहा, भागो भागो, लगता है ये मोती टूटने वाला है। भागो सभी अपने अपने घरों में। सभी जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर चले गए और अपने अपने घर के खिड़की से उस मोती को देखने लगे। एक बार जोर से कड़कड़ की आवाज आई और पल भर में ही मोती टूटकर आसपास बिखर गई। सभी यह देखकर बहुत दुखी हो गए। फिर विष्णु ने कहा, ये क्या हो गया? अब मेरा अपना धंधा शुरू करने का सपना इसी मोती के साथ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इस घटना के बाद विष्णु को एहसास हुआ कि ये सब उसकी लालच का परिणाम है। उस दिन के बाद से वो मन लगाकर खेतों में काम करने लगा। कई दिन मेहनत और लगन से काम करने के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, जिसके सहारे उसने अपना खुद का अनाज का धंधा शुरू किया और बाकी के जीवन वो उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा माधव अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर ही वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसका छोटा सा घर, टूटी खाट, गिने चुने पुराने कपड़े और 2-4 बर्तन ही उसकी गरीबी के साथी थे। पप्पू की माँ, आजकल बाजार में लकड़ियों के अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। ऊंची दुकानों में लोग ऊंचे दाम में भी सामान खरीद लेते हैं, लेकिन हम गरीबों की लकड़ियों का बड़ा मोल भाव करते हैं। हमारे परिश्रम का कोई महत्व नहीं रह गया है। आप सच कह रहे हैं, गरीबों की कोई कद्र ही नहीं है। माधव दुखी होकर अपनी खटिया पर बैठा था और उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक बहुत सुंदर प्यारा तोता आकर बैठ गया है। मिट्ठू भाई, लगता है बहुत भूख लगी है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। प्यारा तोता बड़ी आशा भरी नजरों से माधव को देख रहा था। माधव 2 लाल मिर्च और एक अमरूद एक छोटे से बर्तन में लेकर आया और खिड़की पर रख दिया। तोता बहुत खुश हो गया और प्यार से खाने लगा। अरे वाह, कितना प्यारा तोता है, इसे तो हमारे पिंजरे में पाल लेना चाहिए। नहीं बेटा, इन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। ये आजाद पंछी हैं, इन्हें उड़ना और आजादी पसंद है। तोते ने अमरूद और लाल मिर्च खा लिए थे। वो अपनी आंखें मटकाकर मानो धन्यवाद दे रहा था। वो प्यारा तोता प्रतिदिन माधव की खिड़की पर आने लगा, लाल मिर्च अमरूद खाने लगा। उसे माधव और उसके परिवार से बड़ा ही लगाव हो गया था। अब तो वो घर के अंदर भी आ जाता था। पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं। कैसे हो मिट्ठू? तोता भी इसके उत्तर में कुछ बोला, मानो कह रहा हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। वो प्यार से कभी माधव के कंधे पर बैठ जाता, कभी पप्पू के सर पर। एक दिन उड़कर रसोई में पप्पू की माँ के पास भी पहुँच गया। क्या बात है मिट्ठू, रोटी खाओगे? तोता उड़ा और आटे के डिब्बे पर जाकर बैठ गया। उस डिब्बे में थोड़ा सा आटा था। इसी तरह वो बारी बारी से गेहूं, चावल और दाल के डिब्बे पर बैठता जा रहा था। इसके बाद वो एक बक्से पर जा बैठा, फिर पप्पू की माँ के कंधे पर आकर बैठ गया। मेरे मिट्ठू, आज बहुत उछल कूद कर रहे हो, ऐसा लगता है बहुत खुश हो गए हो। प्यारे तोते ने हामी में सिर हिलाया, फिर अपने पंख फड़फड़ाए
भौर उड़ गया। माधव की पत्नी जब रोटियां बना चुकी तब उसने बचा हुआ सूखा आटा रखने के लिए जब आटे का डिब्बा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आटे का पूरा डब्बा खचाखच भरा हुआ था। जब उसने गेहूं, चावल और दाल के डिब्बों को खोलकर देखा तो वे सब पूरी तरह से भरे हुए थे। वो अपने बक्से में से कुछ सामान रखने के लिए गए। तब उसने देखा पूरा बक्सा धन दौलत सोने चांदी से भरा हुआ था। माधव की पत्नी खुशी से चकरा गई। उसे ये बात समझने में जरा भी देर न लगी कि ये सारे चमत्कार उसी प्यारे तोते ने किए हैं। मम्मी, मम्मी ये तो बहुत बड़ा जादू है, चमत्कार है। पप्पू के बाबूजी जल्दी यहाँ आइए। ये देखिए, हमारे प्यारे मिट्टू ने हमारी गरीबी को दूर भगाकर हमें माला माल कर दिया है। अरे ये तो कमाल हो गया, हमारा मिट्टू तो हमारा भगवान बन गया। इसके बाद मिट्टू 2 दिन तक उनके घर नहीं आया। इंतजार करते रहते। तीसरे दिन सवेरे माधव घर से लकड़ियां काटने के लिए निकला। रास्ते में उसे मिट्टू की आवाज सुनाई पड़ी। वो चारों तरफ देखने लगा। मिट्टू की आवाज जिस तरफ से आ रही थी, माधव उसी दिशा में जा रहा था। एक घर के कमरे में पिंजरे के अंदर उसे मिट्टू दिखाई पड़ा। माधव को देखकर वो जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगा, मानो अपने पास बुलाने लगा। अरे मिट्टू, तुम्हें इस पिंजरे में किसने कैद किया? तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ तुम्हें आजाद कराने के लिए। माधव ने घर के मालिक संजय से बात की। भाई साहब, ये मेरा मिट्टू है, इसे पिंजरे से निकालिए, मेरे हवाले कीजिए। ये मेरा तोता है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा मिट्टू है। संजय की पत्नी संजय को अकेले में लेकर जाती है और समझाती है, जब से आपने इस तोते को पिंजरे में कैद किया है, घर में बुरा छोड़ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये माधव का तोता है, उसे दे दो। मैंने इसे पकड़कर पिंजरे में रखा है, ये मेरा तोता है, किसी को नहीं दूंगा। वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। माधव और संजय दोनों ही मिट्टू पर अपना अधिकार जमा रहे थे। वहाँ एक साधु महात्मा पधारे। उन्होंने सबकी बात सुन ली थी। इस पिंजरे का दरवाजा खोलिए। संजय और माधव दोनों जन इसे अपने पास बुलाइए। पिंजरे का दरवाजा खुला और प्यारे तोते ने बड़े प्यार से माधव को देखा। वो संजय के सर पर मंडराने लगा। संजय ने उसे अपने पास बुलाया। वो गोल गोल उड़ते उड़ते संजय के कान के पास से निकलकर माधव के कंधे पर बैठ गया। माधव बड़े प्यार से उसे सहलाने लगा। मिट्टू भी खुश होकर मुस्कुराने लगा। माधव प्यारे मिट्टू को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे ने जब मिट्टू को देखा तो वे सभी खुशी से झूम उठे। जादुई मैना। एक गांव में शैलेंद्र नाम का एक किसान दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज सर पर आ गया था, इसीलिए उसने घर से आए हुए खाने की पोटली खोल ली। उसने जैसे ही खाने का निवाला मुंह में डाला, उसके कानों में किसी पक्षी का दर्दनाक आवाज सुनाई पड़ी। वो जहां बैठा था उससे कुछ ही दूर पर एक पेड़ के पास एक बाज पक्षी एक मैना पर वार कर रहा था। शैलेंद्र ने झट से खाना छोड़कर हाथ में डंडा उठा लिया और उस मैना को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बाज ने जब डंडे को देखा तो उड़कर भाग खड़ा हुआ। शैलेंद्र ने मैना को प्यार से अपने हाथों से उठा लिया और फिर अपने स्थान पर लौट गया। उसने उसे पानी पिलाया और कुछ खिलाया भी। शैलेंद्र ने बोला, मैना रानी, ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ बैठा था, वरना वो बाज तो आज तुम्हारी जान का दुश्मन ही बनकर आया था। मैना ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से शैलेंद्र को देखा और ऐसे जाहिर किया जैसे वो उसका आभार प्रकट कर रही हो। शैलेंद्र प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर भी ले गया। ए जी, ये मैना कहाँ से उठा लाए? अपने खेत के पास एक बाज इसे मार रहा था, मैंने इसे बचाया और यहाँ ले आया। फिर निर्मला बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी ही प्यारी है।
शैलेंद्र ने बोला, वो दवाई का डिब्बा ले आओ, इसके जख्मों पर मरहम लगाना है। इसके बाद शैलेंद्र ने मैना के जख्म पर मरहम लगाया और उसे प्यार से बिठा दिया। कुछ देर में वो फुदकने लगी और इधर उधर उड़ने लगी। दोनों पति पत्नी उसे उड़ते और फुदकते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। शैलेंद्र के द्वार पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। मैना ने अपना बसेरा वहीं कर लिया। वो कभी घर के मुंडेर पर बैठती, कभी आम की डालियों पर, तो कभी घर के अंदर फुदकने लगती। शैलेंद्र एक गरीब किसान था, फिर भी वो मैना का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन बड़ी जोरों की बरसात शुरू हो गई। देखते ही देखते चारों तरफ बाढ़ आ गई। शैलेंद्र के सभी खेत नीचे तराई में थे और उनमें पानी भर गया और सारी फसलें बर्बाद हो गई। शैलेंद्र ने अपनी तबाही देखकर अपना सिर पीट लिया। शैलेंद्र दुखी होकर बैठा था। मैना उसके पास आई और कंधे पर बैठकर अपने चोंच को उसके मुंह पर लगाकर सांत्वना देने लगी। शैलेंद्र भी उसकी भावना को सम्मान करते हुए उसे हाथ में लेकर प्यार करने लगा। कुछ देर में मैना रानी उसके हाथ से उड़ी और गोल गोल घूमते हुए घर के एक बड़े बक्से पर बैठ गई। वो बक्से पर बार बार चोंच मारने लगी। शैलेंद्र और निर्मला देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मैना रानी, ये गरीब का बक्सा है, पूरा खाली है। इस पर चोंच मारने का क्या फायदा है? फिर शैलेंद्र ने बोला, निर्मला, ये बक्सा खोलकर मैना रानी को दिखा दो। इन्हें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। निर्मला ने बक्से का ताला खोला और अंदर का दृश्य देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो शैलेंद्र ने बोला, क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? इतना कहकर शैलेंद्र जब बक्से के करीब आया, तब अंदर के उस दृश्य को देखकर खुशी से कूदने लगा। पूरा बक्सा धन दौलत और सोने चांदी के गहनों से खचाखच भरा हुआ था। फिर शैलेंद्र ने बोला, निर्मला, ये जादुई चमत्कार है। मैना रानी देवी का अवतार है। शैलेंद्र और निर्मला खुशी से झूम रहे थे। मैना रानी भी पंख फड़फड़ाकर उनकी खुशी में शामिल हो रही थी। फिर निर्मला ने बोला, मैना रानी, आपने हमारी गरीबी को हमेशा के लिए भगा दिया। हम दोनों आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैना ने अपने दोनों पंख फड़फड़ाकर अभिवादन स्वीकार किया। अब शैलेंद्र के घर की हालत पूरी तरह से संवर चुकी थी। सुख सुविधा के सारे सामान घर में आ चुके थे। पति पत्नी के ठाट बाट पूरी तरह से बदल चुके थे। एक दिन निर्मला की एक पड़ोसन मधु उनके घर में आ गई। वो निर्मला से बहुत जलती थी। निर्मला ने बातों बातों में उसे मैना के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मधु बहुत लालची औरत थी। उसके मुंह में पानी आ गया। मधु ने एक दिन सबकी नजर बचाकर मैना रानी को चुराकर एक कपड़े में लपेटकर अपने घर लेकर चली गई। उसने मैना को एक बड़े बक्से के ऊपर बिठा दिया। ए मैना, इस बक्से के साथ साथ मेरे पूरे घर को सोने चांदी हीरे मोती से भर दे। मैना बक्से पर चोंच मारने लगी। मधु मन ही मन खुश हो रही थी। उसके दिमाग में सोना चांदी खजाना घूम रहा था। मैना उड़कर घर के बाहर चली गई। मधु दौड़कर बक्से के पास गई और मुस्कुराते हुए ताला खोला और अंदर का दृश्य देखकर अवाक रह गया। बक्से के अंदर ईंट पत्थर और कचरा भरा हुआ था। मधु ने अपना सर पीट लिया, लेकिन चिड़िया उड़ चुकी थी।